पाकिस्तान की एक बार फिर नापाक हरकत सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और जमकर मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान भारी बर्फबारी से पहले करीब 250 से 300 आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की तैयारी में है। साथ ही घाटी में बने राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। घाटी में 28 नवंबर से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने हैं। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजधानी के सराय काले खां इलाके में 2 संदिग्ध आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को सोमवार रात 10 बजे के करीब मिलेनियम पार्क से गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और पुलिस ने इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही दिल्ली एनसीआर समेत देश के बड़े महानगरों में आतंकी हमले का खतरा जाहिर किया था। एक हफ्ते पहले मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना डॉक्टर सैफुल्लाह को श्रीनगर के पास मार गिराया। साल 2014 से सक्रिय ये आतंकी बुरहान वानी का नजदीकी था। इस साल जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा निर्देशित और सेना की मदद से हुई मुठभेड़ स्थानीय पुलिस की कामयाबी को दर्शाती है, जिसमें 200 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद राज्य की नई हकीकत और मजबूत आंतरिक सुरक्षा को दर्शाती है। साल 2016 के बाद देश के नागरिक क्षेत्रों में कश्मीर को छोड़कर कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने इसके बजाय सैन्य प्रतिष्ठानों जैसे उरी और पठानकोट में हमले पर ध्यान केंद्रित किया। दिल्ली में अभूतपूर्व हालात पैदा हो गए हैं। नीति आयोग की माने तो आगामी सप्ताह में और भी बिगड़ सकते हैं। उनका मानना है कि दिल्ली में प्रति 10 लाख कोविड-19 महामारी से पीड़ितों की दर मौजूदा 361 से बढ़कर 500 तक पहुंच सकती है। आयोग ने त्योहारों में कोरोना से बचाव के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाने की बड़ी वजह बताया है। आने वाले हफ्ते में हालात और खराब होने की आशंका में कई राज्यों से पैरामिलिट्री डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को दिल्ली भेजा जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में कोरोना से बचाव के नियमों की बड़ी पैमाने में धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऊपर से वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। प्रदूषण का यही हाल शुरुआती मार्च तक कायम रहने की आशंका है। इस कारण आने वाले हफ्ते में स्थितियां बिगड़ सकती हैं। दीपावली खत्म होने के बाद साथ ही अब छठ पर्व को लेकर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ने लगी है। भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन का पूरा महकमा प्रबंधन में जुट गया है, जिसकी वजह से कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। मंगलवार को कई ट्रेनें रवाना कर लोगों की राह आसान कर दी गई। हालांकि अनारक्षित ट्रेनें नहीं चलाने की वजह से दिल्ली से पूर्वांचल जाने वालों की परेशानी भी हो रही है, क्योंकि ना तो ट्रेन चल रही है और ना ही काउंटर पर अनारक्षित कोच के टिकट मिल रहे हैं। उत्तर रेलवे के महानिदेशक आशुतोष गंगल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में त्योहार को लेकर उमड़ने वाली भीड़ के प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही अधिक भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें के साथ ही क्लोन ट्रेन चलाने की भी निर्देश दिए। मंगलवार को आनंद विहार से भागलपुर, पटना, पुरानी दिल्ली से सहरसा और नई दिल्ली से जयनगर के लिए चलेंगी ट्रेनें। भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास मालाबार का दूसरा चरण मंगलवार को उत्तरी अरब सागर में शुरू हो चुका है। अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्ज और ऑस्ट्रेलिया एवं जापान की नौसेना की अग्रिम मोर्चे पर तैनात पोत 4 दिन तक युद्धाभ्यास करेंगी। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस युद्धाभ्यास के दौरान क्वाड समूह के देशों की नौसेनाओं द्वारा मिलकर कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सम्मानित अभियान का अभ्यास किया जाएगा। वहीं मालाबार युद्धाभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ और इस दौरान पनडुब्बी युद्ध और समुद्र से हवा के मार करने वाली क्षमता का अभ्यास किया गया। नौसेना के इस बयान ने बताया कि मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में 17 से 20 नवंबर के बीच होगा। राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीते रविवार को सोमवार को हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन आज फिर से उत्तर भारत में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर चिंता बरकरार है। हालांकि पिछले दिनों में अपेक्षा के स्मॉग कम देखने को मिला है।
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्थिति में रहेगा, लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि हवा में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होगा। दीपावली के बाद हुए धुएं को कम करने में बारिश ने मदद की थी, लेकिन प्रदूषण से लोगों को अभी भी राहत नहीं मिली है। उत्तर भारत में राज्यों में कहीं कहीं स्थिति पहले से बेहतर बताई गई है। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पोती की पटाखे से झुलसकर मौत हो गई। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज संसदीय सीट से बीजेपी की सांसद हैं। दिवाली की रात उनका परिवार प्रयागराज में था और ये वही रात बच्ची दूसरे बच्चों के साथ छत पर खेलने गई थी। छत पर बच्चों के साथ खेलते वक्त पटाखा फटने से हादसा हुआ। पटाखे की चिंगारी से बच्चे के कपड़ों में आग लग गई थी। बिहार के हाजीपुर में गुलनाज को जिंदा जलाने के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। गुलनाज को जिंदा जलाने का मुख्य आरोपी चंदन राय गिरफ्तार हो चुका है। बाकी 2 आरोपियों की तलाश भी अभी की जा रही है। पुलिस ने घटना के 17 दिन बाद एक्शन लिया है। बिहार के वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर 20 साल की एक युवती को गांव के दबंगों ने जिंदा जला दिया था। 30 अक्टूबर की रात बेसरी थाने के रसूलपुर हबीब की गुलनाज खातून को गांव में केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। 15 दिन बाद लड़की की मौत हो गई थी। बिहार में नई नवेली नीतीश सरकार के सामने फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हाजीपुर के छेड़छाड़ पीड़ित की मौत के बाद अब पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। गुलनाज केस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि चुनावी फायदे के लिए अपराध को छुपाया जा रहा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सेल्फी लेने के दौरान चली गोली, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में रहता था। इस घटना के दौरान युवक के साथ उसका एक दोस्त भी मौके पर मौजूद था। दोस्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। भारत में पिछले 5 हफ्तों में कोरोना वायरस के औसत नए मामलों में लगातार गिरावट आई है। देश में पिछले 24 घंटे में 29,164 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 447 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामले में मरीजों की संख्या में दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 88,45,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 1,30,519 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस की बात करें तो वह घटकर 4,53,000 के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का 4था स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है और मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद अब भारत का नंबर है। कोरोना वायरस के कहर के बीच अगले महीने से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के आयोजन का फैसला किया है, लेकिन लीग के 10वें सीजन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने BBL के 3 नए नियम जोड़े हैं। पावर रेसर्स, एक्स फैक्टर और बैश बूस्ट को 3 नियम हैं, जो कि लीग में 10वें सीजन में लागू होंगे। BBL का आयोजन 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के वांटेडा टोल बूथ पर बदमाशों का आतंक जारी है। टोल बूथों पर पत्थरों से हमला किया गया, साथ ही टोल बूथ पर तोड़फोड़ करने की घटना CCTV में कैद हो गई। बूथ पर तोड़फोड़ कर कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने 10 से ज्यादा बदमाशों के खिलाफ लूट की शिकायत दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार के बक्सर में नोनियापुर गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन और पूजा अर्चना करने पहुंचे, जिनके साथ उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। इसके बाद CM योगी ने उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया। बद्रीनाथ धाम में देव दर्शनी और हेलीपैड के पास ही यूपी टूरिज्म का
पर्यटक आवास गृह बनेगा, जहां 11 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाला गेस्ट हाउस आधुनिक सुविधा से युक्त होगा। साथ ही यहां पार्किंग सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गैंग पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है, वह तिरंगे का अपमान करते हैं। साथ ही अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा और कहा कि क्या सोनिया भी इनका समर्थन करती है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन में आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए नई घोषणा की है और कहा है कि शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सीमांत गांव माड़ा में आईटीबीपी के जवानों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद थे। नोएडा में एक तरफ पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है तो ऑटो वाले चौराहों पर कब्जा जमाकर अब जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। यही नहीं कि ट्रैफिक जाम हटवाने पर नोएडा में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं आपको पक्के तौर पर बता रहा हूँ कि भविष्य में इस तरह के उस पर लगाम लग जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक एलएलबी की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें युवती ने 3 अक्टूबर को कमरुद्दीन नाम के युवक द्वारा उसको उठाने का प्रयास और साथ ही गलत काम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट भी लिखवाई, 24 तारीख को मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। और हार के आज मेरी बेटी ने जान दे दी। साहब यही है कि दोषी को सजा मिल जाए, जो इसके भागी हैं वो अपने कर्म को भुगतें, और क्या यही चाहते हैं। बीजेपी महासचिव सीटी रवि द्वारा जेएनयू का नाम बदलने की मांग के साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने इसे द्वेष भावना से प्रेरित मांग बताया है। विधानसभा में 2020 के मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पेश करने की तैयारी कर रहा है। ये 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान करेगा। साथ ही लव जिहाद पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों को संक्षेप और गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 20 साल की विवाहिता का आधा जला हुआ शव मिला है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव को जलाने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि 2 साल पहले लखीमपुर खीरी में युवती की शादी हुई थी। मेरे पति अपनी भाभी से ज़्यादा वो करते हैं, मुझसे नहीं ज़्यादा वो करते हैं। इसी वजह से झगड़ा हुआ करता था, तो इसी कारण इन लोग ने किया होगा, झगड़ा होता होगा। क्या हुआ आपकी बच्ची से? तो मेरी बच्ची को इन लोग ने मार डाला है, और मारने के बाद मुझे खबर भी नहीं की, उसे लाश भी जला दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक घर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की डेड बॉडी एक साथ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ये घटना अभनपुर इलाके के केंद्रीय गांव की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। यूपी के मैनपुरी में जमीनी विवाद को लेकर हो रही पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने जमकर फायरिंग की। इलाके में बड़ा हादसा होते होते बचा। लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करता युवक कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के कासगंज में ससुराल से वापस लौट रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार इको कार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार और इको चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि इको चालक की हालत गंभीर है। इसकी सिकंदरपुर थाना में नगरिया मोड़ के पास एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। यहाँ लावारिस में दाखिल कर दिया और लाने के बाद एम्बुलेंस वाला ड्राइवर को अपने साथ फरार हो गया। ये एक अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही है और जिससे हम लोगों में आक्रोश है। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग सब बहुत ही आक्रोश के साथ इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल इन दिनों ब्रॉडबैंड ग्राहकों को लुभाने के लिए नए प्लान्स ला रही है। इस त्योहारी सीजन में बीएसएनएल ने नया फाइबर बेसिक प्लस ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि कस्टमर्स को 60 Mbps की स्पीड मिल रही है।
टीम इंडिया अपने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिडनी पहुंच चुकी है, जहां न्यू साउथ वेल्स सरकार ने भारतीय टीम को 2 हफ्ते तक के लिए क्वारंटाइन के दौरान प्रैक्टिस करने की इजाजत दी है। भारतीय टीम ब्लैक टाउन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पार्क में प्रैक्टिस कर रही है, जिसे बायो बबल के तौर पर भी तैयार किया गया है। क्वारंटाइन के दौरान भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का खास ख्याल रखा जा रहा है। भारतीय टीम को 14 दिनों के लिए पुलमैन होटल में ठहराया गया है, जबकि होटल के अधिकारियों ने भारतीय कप्तान के लिए ठहरने के लिए खास पेंट हाउस स्वीट दिया है, जहां ऑस्ट्रेलियाई रग्बी दिग्गज ब्रैड फिटलर रुकते हैं। भारत के वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान कपिल देव को हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें कुछ दिन पहले ही सीने में दर्द की शिकायत के बाद फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट हैं। यूएसए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने की वजह से स्ट्राइकर लुइस ब्राजील के खिलाफ 2022 के कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर मैच नहीं खेल पाएंगे।